हाँ, तो बच्चों हमने रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ठीक है, पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया और श्वसन तंत्र पढ़ लिया है ना। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने देखो पिछली बार भी चर्चा करी थी कि ब्लड के क्या कार्य हैं, है ना। तो देखो सबसे जो प्रमुख कार्य हैं ब्लड के वो हैं कि जो पचित भोजन रस है ना, उसको कहाँ से ग्रहण करता है, वो आंतों से ग्रहण करता है, छोटी आंत से, है ना। पचित भोजन रस को कहाँ से ग्रहण करता है, वो छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्रहण करता है। और है ना, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, है ना, उनके लास्ट वाला पार्ट क्या होता है बताओ, पुपिकाएं, पढ़ा था ना कल आप लोगों ने, है ना, एल्वेलाई जिसको बोलते हैं, वहां से रक्त किसको ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ठीक है ना। अपने अंदर इनको घोल लेता है दोनों चीजों को, और वो इन दोनों को, पचित भोजन रस को और ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है ना। वहां कोशिका के अंदर उस पचित भोजन रस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, दहन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो ये तो ले जाने वाला कार्य हो गया। अब आप देखो कि वो जो ले जा रहा है, अब कोशिका के अंदर दहन हुआ, ठीक है ना। तो निश्चित सी बात है, आप लकड़ी जलाओगे, लकड़ी का दहन कर रहे हो तो क्या मिलेगी आपको, राख मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, राख। अपशिष्ट है कि नहीं है राख, किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही जब कोशिका के अंदर पचित भोजन रस का क्या होता है, दहन जब होता है, तो अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है। क्या बनती है, CO2 बनती है ना। और साथ ही अन्य उत्सर्जी पदार्थ अपशिष्ट बनते हैं, है ना। समझ रहे हो ना आप लोग। तो वो कौन है बताओ, मनुष्य के अंदर और सबसे ज्यादा बड़ा अपशिष्ट वो जो है उत्सर्जी अपशिष्ट है, वो क्या है, यस, यूरिन, मूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। वो अब आपने देखा ना कई बार बेटा कि कई जो बुजुर्ग होते हैं उनके पेशाब में दिक्कत आ जाती है ना, उनको पेशाब नहीं जा रहे होते हैं, तो डॉक्टर नली लगाता ही नहीं लगाता है उसके उनके, है ना। तो ये अपशिष्ट अगर एक दिन भी अगर व्यक्ति के शरीर में ठहर जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है बताओ, मृत्यु तक हो सकती है। समझ गए ना बात, उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है ना। तो इन अपशिष्टों का मनुष्य के शरीर से बाहर निकलना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और पचित भोजन रस को रक्त कहाँ लेके गया, प्रत्येक कोशिका तक लेके गया, ठीक है। कोशिका में उसका क्या हुआ, दहन हुआ, है ना। अब अपशिष्ट पदार्थ जनरेट हुए, समझे ना बात। तो वो अपशिष्ट पदार्थ क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिन, ठीक है ना। उनको अपने अंदर घोलेगा, रक्त अपने अंदर क्या करेगा, घोलेगा उनको। अब उन दोनों को, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस कहां लेके आएगा, वो घोल के हृदय में लेके आएगा, समझ गए ना बात। फिर हृदय से फिर वो किस में जाएगी, फुफ्फुस के अंदर जाएगी, फेफड़ों के अंदर जाएगी, फेफड़ों से फिर बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी वो, है ना। और जो वो वाला पार्ट था, यूरिन वाला पार्ट था, उसको रक्त कहाँ लेके जाएगा, किडनी तक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, वृक्क के पास लेके जाएगा, जहां उस वृक्क में उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा उसका, फिल्ट्रेशन। समझते हो फिल्ट्रेशन का मतलब, छानना, है ना, अलग करना उसको। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि ब्लड के अंदर मिक्स है, ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीशन का जो मटेरियल है, जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है, जहर के समान है, उसको बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है। तो ब्लड उसको किसको देता है, उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क को देता है, वृक्क उसमें से क्या कर देता है, छान लेता है उनको, और रक्त को वापस साफ करके वो दे देता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ ब्लड का, हुआ कि नहीं हुआ। यानी आपकी जीवनदायी जो ऑक्सीजन है ना, उसको घोल के प्रत्येक कोशिका तक ले जा रहा है, ठीक है। प्लस जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, पचित भोजन रस को लेके जा रहा है वहां तक, प्लस जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि शरीर के अंदर अगर रह गए तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उनको कहां ले जा रहा है, वो वृक्क तक लेके जा रहा है, और वृक्क से वापस वो छन के
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रक्त जो है ये एक, तभी तो आपने देखा बेटा जब एक्सीडेंट होता है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि जहां भी खून बह रहा है इसके तुरंत इसको रोको, जो भी आपके पास है। बेटा ये तुम लोग भी ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। भगवान नहीं करे अगर आपको कोई रोड के ऊपर कोई मिल जाए इस तरह का व्यक्ति जिसके खून बह रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? यस, ब्लड को रोकना है। कैसे भी, जो भी आपके पास कपड़ा हो, साफ कपड़ा हो, ठीक है ना, उसका यूज करके उसके व्यक्ति के क्या करो, वुंड जो है, उसका घाव जो है उसको टाई कर दो, बांध दो, जिससे कि क्या नहीं बहे, ब्लड बाहर नहीं निकले, है ना। क्योंकि कितना 4-5 लीटर तो होता है, और ये निकल गया तो फिर क्या है, व्यक्ति डेड है ना। समझ गए नहीं समझे बात? तो रक्त इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम इस लेक्चर में किसको पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के देखो पहले मैं मोटा मोटा बताता हूँ आपको, है ना। रक्त के 2 भाग हो गए, एक तो प्लाज्मा हो गया जो तरल पदार्थ है, प्लस इसमें कुछ कोशिकाएं हैं, है ना, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ठोस भाग बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इनको हमने बांटा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, सेल्स ना बोल के इनको कॉर्पसल्स बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, ओके। और श्वेत रक्त कणिकाएं, फिर बिंबाणु प्लेटलेट्स, है ना। अब देखो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है एक तरह का, क्या है वो? एक प्रोटीन है, ठीक है ना। और ये श्वेत रक्त का, तो मोटा मोटा देखो कि ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, तो ये वाला काम, इनका काम क्या है? वही ऑक्सीजन को घोलना, पचित भोजन रस को घोलना, कोशिकाओं तक ले जाना, वहां से ट्रांसपोर्ट करना। समझ गए ना बात? श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य है बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा पैदा करना। प्रतिरक्षा समझते हो आप लोग? आपने कभी नोट किया है कई लोग दवाई नहीं लेते, है ना, और ठीक हो जाते हैं। वो छोटी मोटी परेशानी हुई और लेनी भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है। समझते हो आप लोग? इम्यून सिस्टम का मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना। अगर हम छोटी छोटी चीज, हर छोटी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं? कमजोर बना रहे हैं, है ना। वो सोचेगा अरे यार ये तो मेरी ऊपर तो विश्वास ही नहीं है इसको, है ना, ये तो फट से भाग के डॉक्टर के पास जाता है। मैं मना नहीं कर रहा, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, माना इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ डॉक्टर की सलाह आपको अवश्य लेनी पड़ेगी, है ना। कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाना है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। खुद की बॉडी को भी हमें क्या करना चाहिए, है ना, उसको संभाल के रखना चाहिए, है ना, प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक रोगों से लड़ने की क्षमता है। आपने कभी नोट किया है कि जब हमको बुखार आता है ना, फीवर जब होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है ना। क्यों होता है गर्म बताओ? बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। यानी हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो टेम्परेचर को राइज कर देती है, क्योंकि बुखार पैदा हो रहा है तो वो क्या है? कोई फॉरेन पार्टिकल, हमारे कोई बाहर का कोई वायरस या कोई जीव या बैक्टीरिया, वो कहाँ प्रवेश कर गया? हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया। अब हमारी जो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कहेगी अच्छा ये बाहर का फॉरेन पार्टिकल है, मेरी बॉडी के अंदर आ गया, तो वो उस पर अटैक करती है ना। और बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जिससे कि उस सामने वाले जो पार्टिकल आया है अंदर, उसको मारने में क्या हो, उनको सुविधा हो, है ना। जैसे कि बॉडी का, भाई गर्म कोई चीज होगी तो मर जाएगा ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है ना। तो ये बॉडी की क्या है? खुद की मैकेनिज्म है एक, ठीक है ना। तो जो WBC हैं इनका प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिरक्षा, है ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिंबाणु प्लेटलेट्स, है ना। आपने कभी देखा होगा हमारे कट लग गया, यहाँ से कट, उंगली कट गई किसी से, ठीक है ना, तो खून निकलने लग जाता है ना। आप कुछ मत करो, थोड़ी देर बाद अपने आप खून क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और कभी आपने नोट किया तो वहाँ एक थोड़ा सा गाढ़ा सा वो जम जाता है, कुछ गाढ़ा सा जम जाता है ना, है ना। तो वो क्या है? थक्का बन गया उसका, रक्त का क्या बन गया? एक थक्का बन गया, है ना। तो वो थक्का बनाने का कार्य किसका है? प्लेटलेट्स का है। समझे ना बात? प्लेटलेट्स का है। अच्छा, अभी आपने कभी इन दिनों वो बीमारी चली थी ना, डेंगू चिकनगुनिया, है ना, उसमें सुना होगा कि यार उस व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हो गए, उसको रक्त चढ़ाना पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये लाखों की संख्या में होते हैं।
1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? छोटा सा होता है, नहीं होता है? 1 मिलीमीटर कितना सा होता है? 1 मिलीमीटर ऐसे लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा अगर कोई बर्तन बना लो आप, है ना, तो उसके अंदर 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। कितने? 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। समझे ना बात? तो सोचो कि इस पूरे ब्लड के अंदर कितने प्लेटलेट्स होंगे, करोड़ों की संख्या होंगे कि नहीं होंगे? समझे ना बात? तो उस डेंगू चिकनगुनिया के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। अच्छा, दूसरा ये देखो बेटा कि ये जो हमारी ब्लड की, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मज़ेदार भी है साथ में, कि हमारी जो रक्त कोशी ये वाहिकाएं हैं, है ना, रक्तवाहिनी जो हैं, ये सब किसकी बनी हुई है? कोशिकाओं की बनी हुई हैं, ठीक है ना। एक लेयर है, ट्यूब है वो, है ना, कोई प्लास्टिक की तो है नहीं, है ना। किसकी है वो? एक कोशिकाओं की, है ना, एक वैसी संरचना है, लचीली संरचना है, ठीक है। तो अब इनकी ये कैसी होती है? पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है। क्या होती है? छिद्रयुक्त होती है। तो अब तुम सोचो कि अगर एक प्लास्टिक की कोई नली है तो उसमें से तो आराम से पानी बह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो तुम ये कह सकते हो कि अगर ये सर छिद्रयुक्त हैं तो इनमें से ब्लड बाहर निकल जाना चाहिए, इनमें से ब्लड क्या होना चाहिए? बाहर निकल जाना चाहिए। समझे ना बात? तो ब्लड क्यों नहीं बाहर निकलता? क्योंकि वो प्लेटलेट्स जो हैं उन छिद्रों को थोड़ा सा क्या रखते हैं? पैक करके रखते हैं, है ना, जैसे कि जो काम की चीज़ है ब्लड जो है वो बाहर उनमें से नहीं निकले। तो जब व्यक्ति को चिकनगुनिया या डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या हो सकता, क्या किसकी संभावना है बताओ? कि नलियों में से खून बाहर निकलने की संभावना है कि नहीं है? और नलियों के अंदर अपशिष्ट घुस जाएगा ना, बाहर का जो अंदर की बॉडी का अपशिष्ट जो है वो किस में जाने की संभावना बन जाएगी? नलियों के अंदर बन जाएगी। तो एक मोटे मोटे रूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में इसके बारे में जब जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे तुम में से, उनको पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा इस चीज़ का। मैं बस तुम लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ साइंस के प्रति, समझ गए ना, मोटी मोटी बातें समझा के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बिंबाणु प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर ये रक्त के प्रकार हैं, ए बी और ओ, है ना। अब बच्चे रट लेते हैं कि ए ये है, बी ये है ना। तो ऐसे समझो, देखो बेटा एक आराम समझा करो किसी चीज़ को, कि कोई भी चीज़ है हमारे शरीर की, वो किसकी बनी हुई है? कोशिकाओं की बनी हुई है ना। अब कोशिका क्या, तुम चित्र तुमने 9th क्लास में देखा है, झिल्ली होती है, उसमें कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना, अंतःद्रव्यी जालिका और वो गोल्जी कॉय, बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, होती कि नहीं होती? ठीक है, हाँ। तो यानी जो ब्लड है हमारा, ये भी कोशिकाओं का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है ना। और ये जो पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जो इसमें तुम बार बार पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। और आप पढ़ते हो प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी कार्बन हाइड्रोजन जो तत्व हैं उनका एक मिश्रण है ना। तो हमारी जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उनके ऊपर अगर कोई विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, अलग अलग संरचना होती है, जैसे हर चीज की संरचना अलग होती है, लोहा अलग होता है, तांबा अलग होता है, समझे ना बात। तो अगर किसी व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं पे, है ना, ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन है, ये एक प्रकार का प्रोटीन मान लो आप, है ना, एक प्रकार का कोई तत्व है, ऐसे समझ लो आप। वो अगर पाया जाता है तो वो रक्त का ग्रुप ए हो गया। अगर किसी व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं पे बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, बी प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, बी प्रकार का तत्व पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। अगर किसी व्यक्ति की पे ए भी पाया जाता है और बी भी है, दोनों ही हैं, तो क्या हो गया? उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो गया। और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर ओ हो गया, खाली। ओ का मतलब खाली, समझ गए ना बात? ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी और अपन पढ़ेंगे। तो ये मोटी मोटी बात हो गई, ए बी और ओ, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, है ना, जो कि मानव का एक बहुत ही फैसिनेटिंग, है ना, लब डब लब डब लब डब करता रहता है, ठीक है ना, जिसको हृदय कहते हैं, है ना। आप सो जाते हो लेकिन ये नहीं सोता, और अगर ये सो गया तो आप भी सो गए। ठीक है ना, इसकी सलामती बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपने देखा बेटा कि हृदय तो यहाँ है ना, और रक्त पूरे शरीर की कोशिकाओं तक जा रहा है,
ठीक है ना। आप देखो जो पैर की उंगली है वहां भी कट मार दोगे तो खून निकल आएगा ना, ठीक है ना। और चलो ये तो नीचे ढलान है, मान ली तुमने कहा सर इधर तो जा सकता है, ढलान है नीचे तो, अरे भाई ऊपर भी तो फेंक रहा है ये, है ना। तो कहाँ आ रहा है बताओ, माथे तक, यानी पूरे सब जगह पे। अब ऐसे समझो आप ऊंचाई पे पानी चढ़ाना है आपको, तो मोटर लगानी पड़ेगी ना क्या लगानी पड़ेगी आपको, मोटर लगानी पड़ेगी, पानी को पंप करना पड़ेगा, समझे ना बात। तो वैसे ही इस हृदय का कार्य क्या है, वो जो रक्त है उसको क्या करना, प्रेशर बढ़ाना, उसका क्या कर देना, उसका प्रेशर बढ़ा देना। ऐसे समझो कोई गुब्बारे की कोई थैली है आपके पास, और थैली को आप ऐसे कर दोगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा ना, और माना नली जुड़ी, नली में से तेजी से निकलेगा फिर पानी, समझे ना आप लोग वो चूसते हो, है ना, तो उसमें जब खत्म हो जाता है तो पीछे से ऐसे करते आते हो उस प्रेशर बढ़ाते हो ना आई ना बात समझ में, ठीक है, यस। तो ये जो हृदय है, यानी जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, लगातार अनवरत रूप से धड़कता रहता है ना। तो ये जो धड़कने की आवाज है, इसको दिल को दिल से मत लो, है ना, दिल को दिल से मत लो। ये एक बॉडी, इसके ऊपर कवियों ने बहुत सारी कविताएं रच दी, दिल के ऊपर कितने सारे गाने बन गए, मेरा दिल तोड़ दिया इसने ठीक है ना। तो ऐसे दिल नहीं टूटता, अगर दिल टूट गया तो फिर गए काम से, समझ गए ना बात, हाँ, ठीक है। तो बेटा ये जो हार्ट है ना, इसका मेन फंक्शन समझ लिया ना हमने, यानी ये उस ब्लड के अंदर क्या करता है, प्रेशर पैदा करता है, जिससे कि हर कोशिकाओं तक वो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो हम इस फैसिनेटिंग चीज जो इस भैया ने बनाया, शेखर ने बनाया ना ये चित्र, शेखर ने चित्र बनाया, इसकी कार्यप्रणाली समझेंगे। बहुत एक बार समझने में ऐसा लगता है पता नहीं यार क्या है ये, मैं भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पिक्चर के ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस हृदय के अंदर दो उसमें बांट दिया है ना, दायां भाग और बायां भाग। अब उधर की तरफ बायां लिख रहा है और इधर की तरफ दायां लिख रहा है। तुम तो कहोगे सर गलत लिख दिया, इधर तो दायां होता है, ऐसे कहोगे ना आप। चित्र बनाने वाले ने क्या कर दिया, गलत लिख दिया, सर उधर तो क्या होता है, दायां होता है, इधर बायां होता है। अब इसको ऐसे समझो, ये मेरा हृदय है ना, ये मेरा हृदय है यहाँ, है ना। तो इधर वाला हिस्सा बायां हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा हाथ बायां है ना, और इधर वाला मेरा हाथ क्या है, दायां है, समझ गए ना बात, ऐसे समझो। तो इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, बायां हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, दायां हिस्सा हो गया, समझ गए बात, ऐसे समझ लो आप इसको। तो अब इसके अंदर दायां भाग और बायां भाग, इसमें अलिंद, निलय, है ना। अलिंद को बोलते हैं हम एट्रियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल इंग्लिश में। तो बेटा ये इंग्लिश के जो पद हैं, टर्म्स जो हैं, इनको आप सबको अभी से समझ लो, क्योंकि बाद में जब तुम आगे पढ़ोगे तो वहाँ सारे के सारे टर्म किस में होंगी, इंग्लिश में होंगी, है ना। तो इनसे अभी फैमिलियर हो जाओ आप, वहाँ जब टीचर पढ़ाएंगे कॉलेज में जब जाओगे आप, तो कोई अलिंद निलय नहीं बोलेगा, समझ गए ना बात, ठीक है ना। ऐसे ये जो धमनी सिरा, इनको धमनी सिरा नहीं बोलेंगे, वो आर्टरीज और वेन्स बोलेंगे, समझ गए ना बात। तो ये अलिंद हो गया और निलय हो गया। तो ये मैं अभी इसका जब आप इसके ऊपर आऊँगा तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं। तो रक्त देखो बेटा, रक्त क्या है, ये तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये क्या है, ये कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है ना ये पूरी बॉडी को, है ना, पूरी बॉडी को इसने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, यानी हर कोशिका तक पहुंच रहा है ये शरीर की, है ना। तो एक कनेक्टिंग टिश्यू है ना। इसके द्वारा देखो फिर इसमें लिखा है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो भोजन से मिले हमको, उनको व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों। अब कोशिकाओं से चयापचयी का मतलब जो रिएक्शन हो रही है कोशिका के अंदर, पाचन की जो रिएक्शन हो रही है, जिनसे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, चयापचयी बोलते हैं उनको, ठीक है ना। उनके द्वारा क्या पैदा होते हैं, उनमें अपशिष्ट पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और दूसरे मूत्र वगैरह उनका निर्माण होता है। तो ये चयापचयी क्या हो गए, अपशिष्ट हो गए। इनका तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लाने ले जाने का कार्य करता है, ठीक है।
यह एक हल्का क्षारीय तरल है, इसका pH कितना होता है 7.4 होता है ना। 7 से नीचे अम्ल होते हैं, 7 से ऊपर क्षार होते हैं। ओके, तो हल्का सा क्षारीय है, 7.4 है। ये लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका। जो बोन्स है हमारी, इन बोन्स के अंदर बोन की सेल होती है, पता है आपको। लगता है ऐसा यार हड्डियों में क्या कोशिका होती होंगी, लेकिन हड्डियों के अंदर भी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। यानी ऊपर तो आवरण होता है वो कैल्शियम का, लेकिन अंदर तो कोशिकाएं हैं वो। आपने कभी बैल वगैरह को देखा है, बैल हुई, गाय हुई, अगर उसका सींग टूट जाता तो खून निकलने लग जाता है ना। लेकिन लगता हमको ऐसा कि ये तो वैसा होगा, पत्थर जैसा होगा, लेकिन अंदर से के अंदर उसमें क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, ब्लड होता है। कभी नोट किया आपने, अगर टूट जाता तो उसमें से क्या निकलता है, खून निकलता है ना। तो वो बाहरी आवरण को देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण किस में होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब ये मोटी मोटी चीजें आप पढ़ लोगे इनको, कि प्लाज्मा हो गया है ना। तो 55% जो है ना भाग इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% भाग क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। और शेष जो है वो क्या हो गई, है ना। इसमें देखा प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है, जो शेष 45% हुआ ये कणिकाएं हो गई, है ना। और जो ये प्लाज्मा है इसमें भी 92% जल है, प्लाज्मा के अंदर भी 92% क्या है, जल है। शेष में अन्य चीजें हैं, ऐसे मान लो आप, है ना। लाल रुधिर कणिकाएं, ये कुल रक्त कणिकाओं का 99। तो ये तो थ्योरी है, इसको तुम पढ़ सकते हो आराम से। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज आई है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और दूसरा, इनकी औसत आयु 120 डेज ही होती है आरबीसीज की। इसका मतलब मर गई ये तो, है ना। तो हर वक्त नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, पुरानी मरती जाती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की हमको आवश्यकता होती है, पोषण की हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं पे आ जाते हैं। तो इनमें बस यही है कि बेटा इनका काम क्या है बताओ, इनका काम प्रतिरक्षा पैदा करना, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, जो बाहरी रोगाणु हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर पैदा करना, ठीक है ना। तो ये थ्योरी है, ये आप लोग इसको पढ़ लेना। फिर इस बिम्बाणु का काम मैंने बताया ना आपको, ठीक है ना, क्या, रक्त का थक्का पैदा जमाना। और देखो इसमें लिख रहा है ये 1 मिलीमीटर में 3 लाख, है ना, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर में कितने, 3 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। तो कितनी सारी मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम रक्त के कार्य। तो देखो रक्त का कार्य मैंने बताई दिया आपको, क्या है बताओ बेटा, पचित भोजन रस को और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक लाना, फेफड़ों तक लाना, और जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं मूत्र वगैरह उनको कहां ले जाना, वृक्क तक ले जाना, किडनी तक ले जाना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किसका है, रक्त का है। रक्त हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये देखो छोटे छोटे कार्य हैं, ये आप पढ़ लेना इनको। रक्त के प्रकार मैंने समझा दिए आपको, ए बी और ओ, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के रुधिर में जो रुधिर कणिकाएं हैं उनके ऊपर ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए प्रकार का। जिस पे बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है उसका बी टाइप हो गया। जिसके पे दोनों ही पाए जाते हैं वो ए बी हो गया। जिन पे ना ए है ना ही बी है वो क्या हो गया, ओ हो गया। ओके, तो ये हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है इसमें, RH फैक्टर। RH फैक्टर का मतलब है बेटा, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है ना, एक कारक है, फैक्टर है ये, है ना। जैसे प्रतिजन था ना, वो ए बी प्रतिजन थे, वैसे RH भी एक प्रतिजन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो अगर किसी व्यक्ति के पे वो रक्त कणिकाओं में वो उपस्थित है तो उसका RH पॉजिटिव हो गया, और अगर वो उपस्थित नहीं है तो वो RH नेगेटिव, है ना। ऐसा बताया, ये डेटा कलेक्ट किया गया, सबके टेस्ट किए गए ब्लड के, है ना। तो सैंपल टेस्ट कर लिए, उसमें पता चला कि भाई 85% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे कहते हैं ना कई लोगों का, जैसे वो कहता है मेरा बी पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या, उसके रक्त में बी प्रकार के प्रतिजन हो गए प्लस RH प्रतिजन उपस्थित है उस व्यक्ति के पे, समझ गए ना, ठीक है। तो ज्यादातर व्यक्तियों का 85% हो गया, नहीं हो गया, तो वो RH क्या होता है उनका, पॉजिटिव होता है। तो ब्लड ग्रुप उनका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव सोच रखता है, ये नेगेटिव सोच रखता है, ऐसा नहीं है, है ना। वो प्रतिजन है, उसका सोच से कोई संबंध नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब देखो हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको क्या कहा गया है, हृदय कहा गया है, हार्ट कहा गया है। अब देखो तुम समझो इसको, मन से समझो, है ना। देखो मैं दोनों ही, इस चित्र को भी दिखाऊंगा आपको और खुद का भी दिखाऊंगा, अंदर से फाड़ के नहीं दिखाऊंगा, है ना। तुम सोचोगे सर बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ, वैसे पता है आप लोगों को, जो सर्जन होते हैं ना, मेरी एसएमएस में पोस्टिंग थी बेटा, मैं हॉस्पिटल इंजीनियर था वहाँ पे, तब क्योंकि इंजीनियर का काम तो पता ही आपको, पूरी व्यवस्थाएं देखना होता है। तो जैसे कई बार ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी इलेक्ट्रिसिटी संबंधित, तो हम जाते थे वहाँ, तो कई बार ऑपरेशन चल रहा होता था, तो जो कार्डियक सर्जन होते हैं ना, जो हार्ट सर्जन होते हैं, है ना, सीटी सर्जरी में एक बार मैं गया था, तो वहाँ जो डॉक्टर्स थे, तो बेटा वहाँ अलग तरह की मशीनें होती हैं, है ना। जैसे व्यक्ति के हृदय का कुछ वो प्रॉब्लम हो गई किसी की में, हृदय में माना कोई क्लॉटिंग आ गई, है ना, तो वो क्या करते हैं, मानव के हृदय को निकाल के बाहर रख देते हैं। हाँ, यस, है ना, और वो करता रहता है, समझ गए ना बात। और फिर उसको एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, उससे पंप करते हैं उसको, है ना, और उसमें क्या करते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देते हैं। और बेटा उसमें पता है आपको 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं उस प्रोसीजर में। डॉक्टर 8-8 10-10 घंटे तक खड़े रह के कार्य करते हैं वो वाला, और जब वो सही हो जाता है तो वापस से फिट कर देते हैं उसको। जैसे मोटरसाइकिल वाला कर देता है ना, पार्ट निकाला, है ना, तो वो एक तरह से शरीर के मैकेनिक हैं। क्या हैं वो? शरीर के मैकेनिक हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को कि ये है, अब बातें नहीं करेगा कोई, ये है बायां अलिंद और ये है बायां निलय, है ना। ये वाला क्या है? बायां निलय। देखो ये वाला अलिंद हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? निलय हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इसका और इस जगह पे ये छोटा सा छिद्र मान लो आप, जिनको वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वाल्व बोलते हैं। आपने साइकिल का देखा है? किसका? साइकिल का। साइकिल में छोटा सा बाल होता है ना, काला सा, देखा है आपने? जो ट्यूब में हवा भरते हैं हम, है ना। तो जो पंप होता है, ऐसा वाला पंप देखा है आपने कभी, है ना। तो वो जब पंप से प्रेशर करते हैं हम, है ना, तो वो हवा किसके अंदर चली जाती है? टायर में, उसमें ट्यूब में चली जाती है। किसमें चली जाती है? ट्यूब में। जो काला वाला ट्यूब होता है उसमें चली जाती है ना। तो अब तुम ये भी तो कह सकते हो कि सर गई उसके बाद बाहर क्यों नहीं निकली? कह सकते हो ना, है ना। तो वो जो ट्यूब है वो वन वे है ना, उसमें प्रेशर से आप डाल तो सकते हो, लेकिन अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि वो वापस से बाहर निकल जाए, है ना। तो वन वे हो गया, यानी आ सकते हो, जा नहीं सकते आप। समझ गए ना बात? कई लोग होते हैं ना, उधार ले तो लेंगे लेकिन देने का नाम नहीं होता। वन वे समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये वाल्व का यही कार्य है, एक तरफा, है ना, यानी इधर से रक्त इसमें आ सकता है, इस तरह से रक्त ऊपर नहीं जा सकता। समझे ना बात? ऐसे ही सेम यहाँ पे जो दायां अलिंद और ये जो दायां निलय है, यहाँ ये वाल्व हो गया, है ना। तुमने सुना कहीं उसके हार्ट का बाल खराब हो गया, बाल बदलेगा, तो बाल जो बोलते हैं वो वाल्व होता है, VALVE। नॉर्मली कहते हैं ना बाल खराब हो गया उसके हृदय का, है ना, बाल बदलेगा उसका। तो वो जो बाल है ना, ये वाला बाल नहीं है, वो VALVE है। क्या है वो? वल्व नहीं, वाल्व। ओके, वाल्व है वो। ठीक है, तो इनका कार्य समझ में आ गया आपको? वन वे, एक तरफा यातायात, दोबारा कोई गलत डायरेक्शन में घुस गया तो चालान। ठीक है, तो इस अलिंद से रक्त निलय में आ सकता है, निलय से अलिंद में नहीं जा सकता। सेम दोनों में, लेफ्ट राइट दोनों के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से ऐसे समझो आप, है ना, कि जो बॉडी के अंदर हृदय ने क्या किया? पंप किया। ठीक है ना। वो कहां तक पहुंचा? सारी कोशिकाओं तक पहुंचा। ठीक है ना। कोशिकाओं को उसने क्या दे दी? ऑक्सीजन दे दी और पचित भोजन रस दे दिया। ठीक है ना। अब वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली, रक्त ने क्या कर ली? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो बेटा ये क्या, कितनी सारी कोशिकाएं हैं हमारी, है ना। तो वो छोटी हैं सारी, जो क्या कर रही हैं? नलियां किसको ग्रहण कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रही हैं। फिर वो सारी की सारी इकट्ठी होके, है ना, और किस में आती हैं? वो
इसके अंदर आ जाती हैं यहाँ, है ना। ये क्या है हमारा दायां अलिंद है, जिसको हम बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं इसको? महाशिरा, है ना। शिरा को क्या बोला हमने? वेन्स, है ना, वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको? वेना कावा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो बेटा, कि शरीर से जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबसे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जो रक्त है वो सारी नलियां इकट्ठी होके और कहाँ मिल जाती हैं? यहाँ महाशिरा में आके मिल जाती हैं। तो ये कौन सा वाला रक्त आया बताओ? अशुद्ध बोल दो उसको, है ना, CO2 युक्त बोल दो, अशुद्ध भी कह सकते हो, चलो, है ना। CO2 युक्त रक्त हो गया, वो किस में आया? महाशिरा में आया। ओके, महाशिरा से किस में आ गया? दाएं अलिंद में हो गया। अब आता रहा आता रहा आता रहा और ये भर गया फुल, है ना। तो इसकी भी एक सीमा है, इसके अंदर प्रेशर बन जाएगा ना जब भर जाएगा ये, तो प्रेशर बनते ही ये वाला वाल्व क्या हो गया? खुल गया। ये वाला वाल्व क्या हो गया? खुल गया। और फिर ये रक्त किस में आ गया? दाएं निलय में आ गया। समझे ना बात? इस दाएं निलय के अंदर भर गया, फिर इसकी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, इसकी मांसपेशियां क्या होंगी? संकुचित होंगी, है ना। तो संकुचित होने से प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये जो संकुचित हुई दाएं निलय से, है ना, और फिर ये इसके द्वारा, किसके द्वारा जाएगा बताओ? फुफ्फुस। अब देखो ये चीज ध्यान रखो आप कि हृदय से निकलने वाली वो धमनी है, हृदय से निकलने वाली जो नलिकाएं हैं वो धमनी है, ऐसे याद रखो आप, ठीक है ना। अशुद्ध शुद्ध में कंफ्यूज मत हो आप। हृदय से निकलने वाली क्या है? धमनियां हैं, और हृदय में रक्त लेक प्रवेश करने वाली वो क्या है? शिराएं हैं। समझ गए ना बात? तो देखो इसीलिए ये रक्त लेके प्रवेश करी थी ना, इसको क्या नाम दिया गया था? महाशिरा नाम दिया गया इसको। क्या नाम दिया गया इसको? महाशिरा नाम दिया गया। आई बात समझ में? ठीक है। फिर ये दाएं निलय से भर गया, इसके अंदर ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है कि नहीं है। फिर ये किस में जाएगा बताओ? फेफड़े के अंदर जाएगा। किसके? फेफड़ों के अंदर जाएगा ना, लंग्स के अंदर। तो ले जाने वाली क्या होती है बताओ? ले जाने वाली, बाहर निकलने वाली धमनी हुई कि नहीं हुई, है ना। बाहर हृदय से रक्त लेकर बाहर जाने वाली धमनी, हृदय के अंदर रक्त लेने आके लाने वाली शिरा। ओके, चाहे वो कैसा भी है, शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है ना। तो यहां से निकलने वाली फिर क्या होगी वो बताओ? फुफ्फुस धमनी, है ना। कहां है बताओ फुफ्फुस धमनी? ये रही, देखो ये फुफ्फुस धमनी। तो यहां से इसी से जुड़ा हुआ है ना, देखो ये यहां पे है ना, इस वाले इस पार्ट से जुड़ा हुआ है। ये कहां चला गया? फेफड़े के अंदर। कहां ले गई ये? फेफड़े के अंदर। तो फेफड़े के अंदर पहुंची, फेफड़े में वही कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाओं के चारों तरफ कैपिलरीज का जाल होता है, और वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर दे देता है। समझ गए ना बात? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दिया, तुरंत उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। क्या मिक्स हो गई उसके अंदर? ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब ऑक्सीजन मिश्रित रक्त जो है वो इस वाले पार्ट में आता है, बाएं पार्ट में ऊपर। समझे ना बात? अब हृदय में प्रवेश कर रहा है तो क्या होगी बताओ? शिरा होगी कि नहीं होगी वो? और कहां से आ रही है वो? फेफड़े से आ रही है, तो उसको फुफ्फुस शिरा, पल्मनरी। फुफ्फुस को मतलब होता है पल्मनरी बोलते हैं हम इंग्लिश में। क्या बोलते हैं उसको? पल्मनरी। और शिरा है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? वेन, है ना। तो पल्मनरी वेन होगी कि नहीं होगी वो? कहां है बताओ? फुफ्फुस शिरा ये रही, है ना, ये फुफ्फुस शिरा। तो इसका मतलब फुफ्फुस फेफड़े से ऑक्सीजन मिश्रित जो रक्त है वो इसके द्वारा, और कहां आ गया? इस बाएं अलिंद में आ गया। लेफ्ट अलिंद, अलिंद को क्या बोलते हैं? एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, ठीक है ना। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये भर गया, प्रेशर बन गया इसके अंदर। ये वाल्व क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ये वाल्व खुला, किस में आ गया? रक्त बाएं निलय में आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। समझ गए ना बात, है ना। बाएं निलय के अंदर आ गया, और जब ये भर गया, है ना, जब इसके अंदर ये फुल भर गया तो इसमें फिर इसकी जो मसल्स हैं वो प्रेस करेंगी इसको, दबाएंगी इसको, है ना। दबाया तो प्रेशर बन गया कि नहीं बन गया? फिर ये खुल गया, है ना। अब किससे जाएगा? हृदय से बाहर लेके जा रही है, और बड़ी होगी कि नहीं होगी वो नली? वो नली क्या होगी? बड़ी होगी, सबसे मोटी होगी, क्योंकि हृदय से
ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को क्या कर रही है, वो लेके जा रही है। तो जाने वाली को क्या बोलते हैं हम, धमनी। तो महाधमनी, है ना। तो महाधमनी से जो ऑक्सीजन मिश्रित रक्त है वो निकलता है और फिर उस महाधमनी की अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं हो गई जो पूरे शरीर में जाती हैं। तो इसीलिए बेटा जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, इस महाधमनी का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर इसमें कट लग गया तो फिर संभले नहीं संभलती, फिर ये समझे ना। जो ऊपर वाला पार्ट है, जहां शुरू में ही, जहां तुमने देखो जैसे मोटा अगर कोई नहर है और माना वही नहर टूट गई तो फिर उसके पानी को आप रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते, समझिए ना बात। तो महाधमनी या उसके आसपास का जहां शुरुआत में जहां बंटवारा हुआ है उस जगह पर अगर कट लग जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत जो सर्जन्स होते हैं इसका क्या रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। ये लगता हमको ऐसा है कि ये हमारा फेफड़े हो गए, ये हमारा हृदय हो गया, है ना, ये हमारी अग्नाशय हो गया, ये हमारा लिवर हो गया, लेकिन अंदर जब देखते हैं ना बेटा, मेरी जो डॉक्टर हैं वो बताती हैं कि बहुत मुश्किल होता है पहचानना। एक के अंदर एक ऐसे, ये इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है ना। जैसे मोटरसाइकिल जब वो खोलता है ना, कितने सारे पार्ट नीचे आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे तो हजारों लाखों गुना हमारे बॉडी के अंदर पार्ट हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा, तभी तो कहते हैं बेटा हमारी, यानी डॉक्टर के आगे हम अपनी जान हाजिर कर देते हैं, है ना। तो वो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत जो अच्छे सर्जन होते हैं वो बेटा ये मान के चलो कि आदमी की ज़िंदगी बचाते हैं वो, है ना। कोई एलिमेंट आ गया हमारी बॉडी के अंदर, परेशानी पैदा हुई तो उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं, है ना। तो इससे फिर किस में चला गया, वो महाधमनी में। तो महाधमनी से फिर ये वाला हिस्सा हो गया ना महाधमनी का, इससे फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त पहुंच जाता है। तो देखो कितना आसान है ना इसकी कार्यप्रणाली, आई कि नहीं आई बात समझ में, है ना। तो देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि पूरी बॉडी से, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जो रक्त है ना, वो किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से और दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में इकट्ठा होता रहता है, जब प्रेशर जनरेट होता है तो ये वाला वाल्व खुल जाता है ना। इस वाल्व को त्रिवलक वाल्व बोलते हैं। अब आप ज्यादा टेंशन मत लो, है ना। कपाट को वाल्व बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कपाट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, दरवाजा, है ना, कपाट, ओके। तो ये इनकी लेयर हैं, 3 लेयर 2 लेयर, ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें से फिर किसके अंदर आ गया, दाएं निलय में आ गया। दाएं निलय जब भर जाता है तो इसमें मांसपेशियां इसकी संकुचित होती हैं और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त जो है वो किसके माध्यम से जाएगा, फुफ्फुस से जाएगा। फिर वो किससे जाएगा, फुफ्फुस, किससे, हृदय से बाहर जा रहा है तो धमनी हुई कि नहीं हुई, यहां ध्यान रखना। देखो यहां गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। तो किसके द्वारा जाएगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों को वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, है ना। वहां से ऑक्सीजन उसने ले ली, है ना, ऑक्सीजन ले ली। अब लेके आ रहा है तो मैंने बताया लेके आने वाली क्या होती है, लेके आने वाली शिरा हो गई। तो फुफ्फुस शिरा, है ना। तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त किसके अंदर आ गया, बाएं अलिंद के अंदर आ गया। आगे बात समझ में। इस बाएं अलिंद में इकट्ठा हुआ प्रेशर भूल भर गया, प्रेशर जनरेट हुआ, ये वाल्व खुल जाएगा। द्विवलक वाल्व होता है, कपाट होता है ये, ठीक है ना, द्विविलन ऐसे समझ लो आप। ये खुल गया, फिर इस ऑक्सीजन मिश्रित रक्त इसके अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा बाएं निलय में। जब ये फुल भर जाएगा तो इसकी पेशियां क्या होंगी, संकुचित होंगी, मसल संकुचित होंगी, प्रेशर बनेगा और फिर वो प्रेशर के द्वारा फिर ये किसके द्वारा जाएगा, महाधमनी, है ना। महाधमनी से फिर, अच्छा तुमने ये नहीं कहा कि सर महाधमनी कटने पे ही दिक्कत होती है, महाशिरा कटने पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि महाधमनी के अंदर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि हार्ट ने पंप किया है उसको। क्या किया है, हार्ट ने पंप किया है। तभी तो तुमने सुना है कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है निम्न वाला रक्तचाप और एक होता है उच्च वाला रक्तचाप। 120/80 होता है कि नहीं होता है, कितना पारे का 120 और 120/80, है ना। तो जब 120 का मतलब क्या होता है कि ये उस समय का प्रेशर है जब हार्ट ने क्या किया, उसको पंप किया, है ना। और 80 वाला कौन सा है, जब वो लौट के आया, समझे ना बात। तो 40 गिर गया कि नहीं गिर गया प्रेशर, 40 प्रेशर क्या हो गया, गिर गया। तो उस 40 को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है ना। समझ पाए ना आप इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से ये किसकी कार्यप्रणाली हो गई हमारी, रक्त, इसकी हृदय की। तो देखो हृदय कितनी वंडरफुल मशीन है। और ये
बाएं हाथ की मुट्ठी, है ना, जैसे ये है ना, कुछ ऐसी शेप मान लो, है ना। अब जो व्यक्ति थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, मोटा है, तो उसकी मुट्ठी बड़ी होगी, तो उसका हार्ट बड़ा होगा। और मेरा जैसा मरियल है तो उसकी मुट्ठी कैसी होगी, छोटी होगी, तो उसका हृदय कैसा होगा, छोटा सा बच्चा सा होगा। समझ गए बात? ठीक है, तो ये किसकी कार्यप्रणाली हो गई आपकी? हृदय की। ठीक है, तो देखो ये समझ लोगे आप इसको पढ़ के। ठीक है, तो ये वाल्व हो गए, महाशिरा हो गई, महाधमनी हो गई, है ना। अच्छा, अब इसको, इस पूरे प्रक्रिया को, इसको हम बोलते हैं हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? हृदय चक्र बोलते हैं, है ना, कार्डियक साइकिल, है ना। जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस हृदय चक्र को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन, है ना, जो संकुचन हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वो क्या हो गया? संकुचन हो गया, है ना, सिस्टोल बोलते हैं उसको। तथा शिथिलन, है ना, जब रिलैक्स होता है ना, तो क्या हो रहा है बताओ? वो उसको अनुशिथिलन बोलते हैं, है ना, डायस्टोल। तो देखो इधर वाले हिस्से में एक तरह से वो हो रहा है ना, संकुचन हो रहा है यहाँ, तो है ना, और यहाँ क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है ना, ये लूज हो रहा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, तभी तो इसमें आके इकट्ठा हो रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है? प्रेशर से बाहर जा रहा है। समझ गए ना बात? तो क्या हो गया? प्रकुंचन और अनुशिथिलन हो गया। ठीक है ना, सिस्टोल और डायस्टोल। तो जो 180 120 है, 180 नहीं, 120 जो है वो कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। समझे ना बात? कौन सा प्रेशर हो गया? सिस्टोल वाला। और जो 80 है वो कौन सा हो गया? डायस्टोल वाला हो गया। तो 120 80 जो होता है, अगर कहते हैं ना, इसका अगर माना 180 120 से शूट कर गया किसी का 140 160, है ना, तो इसको मतलब कहते हैं इसको हाई ब्लड प्रेशर है। क्या है? इसको हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर माना 80 से कम हो गया तो इसको लो ब्लड प्रेशर है। दोनों ही नुकसानदायक होती हैं स्थितियां, है ना। हाई ब्लड प्रेशर से क्या नुकसान है बताओ बेटा? अरे भाई फट सकती हैं। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ये रक्त नलिकाएं क्या है, कोई प्लास्टिक की थोड़ी हैं, नहीं है ना, है ना, ये क्या हो सकती हैं? डैमेज हो सकती हैं, फट सकती हैं, है ना। और अगर माना प्रेशर कम हुआ, है ना, तो फिर रक्त पहुंच नहीं पाएगा अंगों तक जहां तक उसे जाना चाहिए। चक्कर खा के गिर गया, कहते ना, क्यों चक्कर खा के गिरता है? यहां नहीं पहुंचा रक्त, प्रेशर कम है ना, उसको क्या खिलाओ? चॉकलेट खिलाओ। यस, अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो चॉकलेट खिला दो, उसको मीठा खिला दो, कुछ भी जो भी घर में आपको, दुरुस्त हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, मजे आ गए। समझ गए ना? ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से किसकी प्रक्रिया हो गई? ये डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल हो गई। ठीक है, तो दोनों ही प्रक्रिया क्या है बताओ? हृदय के लिए हाँ महत्वपूर्ण है। यानी हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, वो रेगुलेटेड होना चाहिए, है ना। तभी तो डॉक्टर कहते हैं बेटा कि उनकी दवाइयाँ चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो, और ज़िंदगी भर चलती हैं वो, तो कोई बुरी बात नहीं है ये। अगर प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को दवाइयाँ लेनी चाहिए, नहीं तो बेटा क्या होगा? अचानक से फेल हो जाएगा फिर सिस्टम आपका, है ना। और अगर माना दवाइयाँ चलती रही तो फिर मैनेज रहेगा कि नहीं रहेगा वो सिस्टम, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति को, घर में ऐसा कोई व्यक्ति है आप लोगों के जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको नियमित रूप से दवाइयाँ लेने के लिए आप कहें। समझ गए ना बात? ठीक है, तो ये आ गया समझ में आपको कार्डियक साइकिल। अच्छा, एक छोटी चीज और है इसके अंदर, इसको दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? यस, देखो अब इसको, अब ये तो चलो ठीक है, तुमने कह दिया इसमें 2 बार आता है, लेकिन समझो इसको कि ये ऐसा है क्यों। देखो ध्यान से देखो कि अगर फेफड़ों से रक्त ऑक्सीजन ली, है ना, और किसके अंदर? हृदय में गई, और वापस से पूरे शरीर में पंप करके गया, और वापस से उसमें नहीं आता, हृदय के अंदर नहीं आता, और कहाँ पहुंच जाता? फेफड़े में पहुंच जाता। तो एक ही तरफ से निकला कि नहीं निकला? फिर तो हृदय से किस तरफ से निकला? एक ही बार निकला। लेकिन ये 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हृदय में कितनी बार प्रवेश कर रहा है? ये 2 बार। अंतर समझ में आया नहीं आया बताओ? अगर माना वैसे होता, फेफड़े से ऑक्सीजन ली, हृदय में आया, और हृदय से कहां पहुंचा? कोशिकाओं तक पहुंचा, और कोशिकाओं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके सीधा कहां पहुंच जाता? फेफड़े में पहुंच जाता। तो वन होता कि ना, दोहरा परिसंचरण नहीं होता, फिर तो वन संचरण होता, एकल परिसंचरण होता। दोहरा क्यों है ये? क्योंकि हृदय से कितनी बार पास हो रहा है? 2 बार पास हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? दोहरा। तो धमनी शिरा का मैंने शानदार बताई दिया आपको। हृदय से
बाहर जाने वाली बोलो धमनियां, आने वाली, ठीक है, ताली बजा दिया करो भैया।